नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है और जिले की मेरठ, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सिविल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको बता दें 55.70% वोटिंग हुई है और अब कुछ ही देर बची है जहां पर वोटिंग समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ ही एक चरण का चुनाव संपन्न हो जाएगा। अब आपको आगे बताते चलें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मेरठ जिले की 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है। जिले की मेरठ, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, सिविल खास, सरधना, हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के आंकड़े आपको अगर बता दें तो 55.70% वहां पर मतदान हो चुका है और इसी के साथ ही मेरठ की सिर्फ सीट की बात अगर की जाए तो 34.51% मतदान शाम 5 बजे तक वहां पर किया गया है। तो वहीं परवेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मेरठ से, उन्हीं से जानेंगे ताजा हाल वहां पर क्या कुछ मेरठ में हो रहा है इस वक्त। परवेश खान, आपसे जानना चाहेंगे मतदाताओं का क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां पर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह नजर आ रहा है। अब से कुछ ही देर बची है पहले चरण के जो चुनाव है वो समाप्त होने के लिए। आज जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण की वोटिंग मेरठ की 7 विधानसभाओं पर शुरू हुई है और वहीं सुबह 7 बजे से जो वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि सुबह से ही जो कि वोटरों की हम बात करें तो एक भारी उत्साह देखने को मिल रहा था और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आज जो कि देखा जा रहा है और उसमें अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर जो कि वोटर अपना मतदान कर रहे थे। हालांकि अभी जो कि कुछ ही समय अब शेष रह चुका है और वहीं जो मतदान केंद्र है अब उन्हें लॉक कर दिया जाएगा और लगातार जो कि सुबह से अब तक की हम बात करें तो 56% के करीब जो कि वोट प्रतिशत इस मतदान केंद्रों पर देखा गया है और लगातार जो कि पूरे दिन भर जो कि तमाम चीजों को देखते हुए भी यहाँ पर वोट प्रतिशत किया गया है और ऐसे में जो प्रक्रिया रही है, कई जो विधानसभा है उसमें सरधना हो या सिवाल खास हो या फिर अन्य विधानसभा रही हो तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार की जो सूचनाएं रही हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं पोलिंग को लेकर सवाल खड़े हुए थे और तमाम चीजों को लेकर सभी जो सुरक्षा बल थे वहां पर तैनात किए गए थे। सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए वहां पर व्यवस्थाओं को सुधारा गया है और अब तक की जो कि समय कुछ ही समय शेष रह चुका है और 56% तक जो कि चुनाव प्रक्रिया और वोटर अपना मतदान कर चुके हैं। जी परवेश, जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि ईवीएम को लेकर तमाम शिकायतें भी आने लगी हैं, तो क्या वहां पर भी इस तरह की कोई शिकायत देखने को मिली है? जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो मेरठ दक्षिण या फिर मेरठ साउथ और कैंट या सरधना और हस्तिनापुर की जो तमाम चीजों कहीं ना कहीं ईवीएम कहीं पर तो बंद हो चुकी थी और जल्द से जल्द जो कि पोलिंग पार्टियों द्वारा ईवीएम को सही कराया गया और सुचारू रूप से जो कि पोलिंग प्रक्रिया कराई गई है। लेकिन वहीं सरधना की अगर मैं बात करूं तो जो कि भाजपा के कद्दावर नेता संगीत सोम है और दूसरी तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी अतुल प्रधान है, दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समर्थकों के बीच जो हल्की फुल्की झड़प भी देखी गई है, लेकिन सुरक्षा बल तैनात होने के वजह से व्यवस्थाओं को जल्द ही जल्द दुरुस्त कर लिया गया। जी तो परवेश, जिस तरह से आपने कहा झड़प देखने को मिली है, क्या कोई घायल भी हुआ है उस दौरान और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से सामने आई है? जी बिल्कुल, इस झड़प के दौरान जो मैं आपको बता दूं कि कई बार समर्थक जो कि उसमें एक समर्थक जो कि घायल भी हुआ था और दलित समुदाय का जो कि सलाव गांव से बताया जा रहा है उसमें, लेकिन वहीं जो तमाम सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। पोलिंग बूथ को लेकर भी कई चीजें सामने आ रही है, लेकिन वहीं जो तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद के चलते सभी चीजों को अभी फिलहाल ध्यान में रखा गया है और अभी ऐसी कोई मामला सामने नहीं आ रहा जिससे कि हालात बिगड़ सके। जी परवेश, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब कुछ ही देर बाकी है और उसके बाद ईवीएम मशीन से जो है बैलेट तक जो है वोट लेकर जाए जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, इस समय जो कि शहर विधानसभा के पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूँ। कुछ ही समय शेष रह चुका है जब अब इसे मतदान केंद्र को क्लोज कर दिया जाएगा और जो वोटिंग मशीन है उन्हें सील करने के बाद और काउंटिंग मतगणना स्थल तक ले जाया जाएगा और अब मात्र 10 मिनट का शेष समय रह चुका है। कुछ ही देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा
कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटिंग मशीन है उन्हें सील करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है पोलिंग पार्टी के जो तमाम टीम है उन्हें ले जाया जाएगा जी। तो परवेज, क्या पहुंच चुके हैं अधिकारी वहां पर पोलिंग बूथ पर और आगे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है? जी, इस समय अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो पोलिंग बूथ के मैं मौजूद हूं, लेकिन अभी तक जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं अभी तक मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं और कुछ ही समय जो शेष रह चुका है, चंद मिनटों में ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एवं तमाम शासन और प्रशासन के अधिकारी अपनी मौजूदगी के बीच इस पोलिंग मशीन को सील कराएंगे और सभी चीजों का जायजा भी लेंगे जी। परवेज, और जैसे कि अभी कुछ ही समय बचा है तो क्या लोग भी वहां पर और ज्यादा तादाद में देखने को मिल रहे हैं आपको? भीड़ कैसी है वहां पर मतदाताओं की? देखिए, आखिरी समय रह चुका है, कुछ ही मिनट बाकी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मतदान करने वाले लोग थे उसमें चाहे महिलाओं हो, युवा हो या और तमाम प्रकार के जो लोग हो, तो ज्यादा से ज्यादा जो कि मतदान प्रक्रिया पूर्ण तरीके से पूरी हो चुकी है और इक्का दुक्का लोग ही जो कि अब कहीं ना कहीं समय न होने के चलते अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और जल्द से जल्द अपना मतदान करते नजर आ रहे हैं जी। परवेज, क्योंकि आप फील्ड में हैं इस वक्त, पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार के मुकाबले क्या इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है कितनी बढ़ी है या कम हुई है? क्योंकि जिस हिसाब से आंकड़े आ रहे हैं काफी कम आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है बड़ा कारण क्या कुछ रहा कि मतदान उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे? जी बिल्कुल, इसे सबसे बड़ा आपका सही सवाल है, क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव 2017 की हम बात करें तो उसके मुकाबले इस बार जो 2022 का जो पोलिंग परसेंट रहा है बेहद कम देखा जा रहा है। हालांकि इस बार जो कि पिछले मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंट भी बेहद कम नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो कि लोगों की शिकायतें हैं कि जो वोट बैंक था उनकी कहीं ना कहीं वोटें कटी है, जिसके चलते इस बार जो वोट परसेंट भी बेहद कम देखा गया। जी परवेज, आगे लोगों से जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? नए लोग इस वक्त मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनकी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, वो उनके क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं उनसे हम जानेंगे कि क्या मुद्दे इस बार लोगों के रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने इस बार अपना मतदान किया है। क्या इस बार आपके मुद्दे रहे और किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सर, देश की रक्षा के लिए हमारा मुद्दा रहा है, इसलिए हमने मतदान करा है। तो मतलब कि आपने सपा सरकार भी देखी और तमाम सरकारें देखी, तो किस सरकार में मतलब आपको? योगी सरकार में गुंडाराज बंद हुआ है और हमारी बहन बेटियां भी बाहर निकलते रहती हैं, ऐसा नहीं है। योगी सरकार में अच्छी लगी। अच्छा, क्या अच्छे कार्य है योगी सरकार के जो कि आपको याद है? सर, एक तो गुंडाराज सबसे बड़ा गुंडाराज का है जो खत्म हो चुका है गुंडाराज, और उसके बाद योगी सरकार में बहन बेटियां भी हमारी खुलेआम घूम रही हैं, इसमें कोई नहीं है। और खाने पीने के लिए भी कोई ऐसी नहीं है, महंगाई भी ज़्यादा नहीं है। सपा सरकार की हम बात करें तो क्या उनके खिलाफ आपकी प्रतिक्रिया है? मैं उनके लिए नहीं कुछ कह सकता। किस सरकार को आप चयनित करना चाहेंगे कि भाई आपके बीच में आए और आपको उम्मीद है कि ये सरकार अच्छा काम करेगी? योगी सरकार चाहिए और योगी सरकार ही आएगी। तो बिल्कुल आपने देखा साफ तौर पर जो यहाँ के युवा है उनका कहना है कि योगी सरकार के जो कार्य है कहीं ना कहीं उन्हें बेहतर लगे हैं और इस बार भी उनका मानना है कि योगी सरकार उनके बीच में आए। जी परवेज, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि सुरक्षा के लिहाज से वहाँ पर क्या कुछ इंतजाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं? कोरोना की अगर मैं बात करूँ तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था वहाँ पर पूरी है क्या? जी बिल्कुल, मतदान केंद्र पर क्या कुछ सुरक्षा की दृष्टि के इंतजाम किए गए हैं ये मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र पर सुरक्षा कर्मी तैनात है और सभी जो कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत लगातार सभी चीजों को यहाँ पर जो वोटिंग करने वाले लोग हैं उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत यहाँ पर मतदान केंद्र में शामिल होने के लिए एंट्री दी जा रही है और जो तमाम सुरक्षा बल है यहाँ पर मौजूद है और हालांकि किसी भी व्यवस्था को ना बिगाड़ा जा सके और जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन एवं अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद देखे जा रहे हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है इस बार लोगों का रुझान किस पार्टी की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है? क्योंकि किसानों का भी मुद्दा काफी अहम रहा है इस वक्त, जिसको बीजेपी के अलावा जो है पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, भूलने की काफी कोशिश की गई है उनकी तरफ से। तो क्या लगता है अहम मुद्दा बन सकता है इस बार चुनाव के लिए?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो तमाम लोग हैं और अलग अलग उनके मुद्दे हैं, उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पार्टी उनका हित में काम करेगी उसी को अपना जो कि वोट देंगे। तो वहीं हम जिस तरीके से अब मौजूदा सरकार की हम बात करें तो लगातार चाहे उसको किसान का मुद्दा हो या रोजगार से लेकर हो या महंगाई का, सबसे बड़ी इन मुद्दों को लेकर जो कि जनता इस बार अपना वोट करती दिख रही है। हालांकि जो कि सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि महंगाई और वहीं मौजूदा सरकार की हम बात करें तो जो सरकार की कोरोना काल में मदद थी और आवास विकास योजना से लेकर अनाज की योजना, जो तमाम योगी सरकार के कार्य भी लोगों के मन में छाए हुए हैं, तो उन्हीं को देखते हुए कहीं ना कहीं तो बात की जाए तो जो मौजूदा सरकार को भी ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं। पर परवेज, इस बार के मैनिफेस्टो जो सरकार ने जारी किए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, लगभग एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के लिए क्या लगता है कि चुनना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि सभी मैनिफेस्टो एक जैसे हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात करूं तो तमाम पार्टियां जो कि अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे कर रही है, उन्हीं मैनिफेस्टो को देखते हुए अब जनता ये देख रही है कि कोई किस मैनिफेस्टो के आधार पर कौन सी सरकार उनके हित में काम करेगी। वहीं जो कि सपा सरकार की हम बात करें तो चाहे वो बिजली को लेकर तमाम स्कीमें दे रही हो और वह किसानों से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को करते हुए भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है, लेकिन वहीं योगी सरकार के भी जो मैनिफेस्टो है तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनता को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि इन मैनिफेस्टो को लेकर इस बार जो मौजूदा सरकार या फिर विपक्ष जो लगातार जो सवाल खड़े कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। तो परवेश, जहां एक तरफ देखा गया रैलियों में काफी जो जनता है वो देखने को मिली, लेकिन पोलिंग बूथ के बाहर लोग उतनी संख्या में नहीं देखने को मिल रहे जितने रैलियों में थे। बड़ा कारण क्या लग रहा है कि भीड़ जो है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाई? देखिए, ऐसा नहीं है। पोलिंग बूथ की हम बात करें तो भीड़ जो कि अब आखिरी समय पोलिंग बूथ का चल रहा है, लेकिन इससे पहले 1 बजे से लेकर जो कि 3 बजे तक का जो समय था उसमें जो भारी भीड़ पोलिंग बूथों पर देखी गई है, जिसके चलते ऐसा नहीं है। तो रैलियों के दौरान तो भीड़ थी ही, लेकिन वही कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर भी चाहे वो महिलाएं हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, तमाम जो वर्ग के लोग पोलिंग बूथ पर आए हैं और अपना मतदान करते हुए उन्होंने अपना वोट किया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी हम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दर्शकों को बता दें कुछ ही समय शेष बचा है और पहले चरण का आखिरी पड़ाव आ चुका है, जहां पर मतदाता जो हैं अपना वोट डाल पाएंगे। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगले फेज के लिए चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर के एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने इस दौरान मुस्लिम महिलाओं का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम बीजेपी को मिलेगा तो फिर वोटों के ठेकेदार की नींद हराम हो गई है। उन्होंने कहा कि उनके पेट में दर्द होने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम बीजेपी को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2-2 मिनट के लिए अपने वीडियो डालने लगी, तो बीजेपी की सरकार की तारीफ करने लगी हैं। सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला है, इसके लिए गौरव गान करने लगी। तो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई है, वो बेचैन हो गए हैं। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई है, उनके पेट में दर्द होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की एक रैली में संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास ही यूपी का मूल मंत्र है। बीजेपी के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसीलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारे इस साफ नियत को भली भांति समझती हैं और हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, उसमें मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया गया। तो वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के एक चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। इसके नतीजे भी 10 मार्च को ही आएंगे। ऐसे में वहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। दिल्ली से भी बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार को लेकर पहाड़ी राज्य में पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए हरिद्वार पहुंचे थे और हरिद्वार जिले के मंगलौर में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने
साक्षात्कार में कहा था कि राहुल सुनता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लाइन का मतलब आपको मैं बताता हूं। इसका मतलब है कि राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता है। कि प्रधानमंत्री सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, लेकिन उन्हें उनसे डर नहीं लगता। उल्टा उनके अहंकार को देखकर मुझे हंसी आती है। देश को अरबपतियों और गरीबों के दो हिस्सों में बांटकर दो हिंदुस्तान बनाने के अपने आरोप को दोहराते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और गलत जीएसटी जैसे फैसलों को लागू कर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, किसानों और मजदूरों को बर्बाद कर दिया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को पहले दौर के लिए मतदान हो रहा है। 11 जिलों की करीब 58 सीटों पर वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ जहां जनता वोट डाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए प्रचार में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर कहा कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो किसानों को न्याय मिलेगा। जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलेगी। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ही जमानत दे दी है। और इसी के साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सपा रालोद का गठबंधन बीजेपी का दरवाजा बंद करेगा। सूबे में गठबंधन की सरकार बनने वाली है और बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। अखिलेश का कहना है कि हमें 8 सीटें जो हैं वो जीतना जरूरी है। बिजनौर बहुत महत्वपूर्ण जिला है। पिछली बार गठबंधन के दोनों सांसद जीते थे और इस बार पूरी की पूरी सीटें गठबंधन के साथ होंगी। बीजेपी इसलिए घबराई हुई है कि उन्हीं 8 की 8 सीटें कहीं उनके हाथ से ना चली जाए। वहीं आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए नुमाइश ग्राउंड बिजनौर पहुंचे। जहां जनसभा को संबोधित करने के लिए उसके बाद दोनों ने बिजनौर की नुमाइश ग्राउंड से शक्ति चौराहे होते हुए डाकखाने से एक रोड शो निकाला। इस रोड शो में जहां हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, तो वहीं बिजनौर की सड़कों पर एक बड़ा जनसैलाब भी देखने को मिला। जयंत चौधरी ने कहा कि आपने चौधरी अजीत सिंह का हमेशा सपोर्ट करते हुए उन्हें जिताने का काम किया है। इस दुष्यंत की धरती में इसको मैं नमन करता हूं और आज यहां बिजनौर पर अच्छी धूप खिल रही है, आपकी गर्मी भी खूब दिख रही है। बड़े नेता ने अपने छोटे नेता को पैदल कर दिया और छोटे नेता को गुस्सा ऐसा आया कि उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठा दिया और स्टूल के साथ साथ उनका गुस्सा रुका नहीं। अभी मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो से उनकी तस्वीर निकाल दी। जो बड़ा नेता अपने छोटे नेता को पैदल चला सकता है और पैदल चलने वाला किसी को स्टूल पे बैठा सकता है, तो बताओ क्या भला होगा जनता का। तो वहीं यूपी में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान किया जा रहा है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके वेश में ही एक राजू कोहली नाम का शख्स नोएडा के सेक्टर 11 में एक मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचा। इस दौरान लोग उनकी तस्वीरें और वीडियो लेते नजर आए। वीडियो में देखा जा सकता है कि राजू कोहली नाम का यह शख्स सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा में नजर आ रहा है। इसके साथ ही लोग उसे वोट देने के लिए जगह देते नजर आ रहे हैं और राजू कोहली को कई लोग योगी बाबा के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उनके समर्थक उन्हें सुरक्षा देते भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि आज यूपी के 11 जिलों में मतदान हो रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 35.3% मतदान किया गया। 1 बजे तक यूपी के शामली में सबसे ज्यादा और गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम मतदान हुआ। तो वहीं अब जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं, मीरापुर का नाम निकलकर सामने आ रहा है जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जबकि साहिबाबाद में सबसे कम मतदान देखने को मिला।
इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आई है, जहां पर तिकोनिया में बीते साल किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी है। वो बीते 4 महीने से जेल में बंद थे। आशीष मिश्रा की जमानत पर नेताओं ने भी अपनी खूब प्रतिक्रिया दी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि आशीष मिश्रा को सिर्फ इसलिए जमानत दी गई क्योंकि वो एक मंत्री के बेटे हैं। भाजपा जान रही है कि वो हर चुनाव हार रही है। वो समुदाय को ये संदेश देने के लिए ये उनकी जमानत की गई और इसीलिए जमानत के जरिए वो ब्राह्मण वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार में काबीना मंत्री रहे ओपी राजभर ने कहा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे को तो जमानत मिल गई, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर और लखीमपुर में मरने वाले किसानों को न्याय नहीं मिला। आज भी उन्होंने बताया है कि जहां भी भाजपा का निजी हित है उस व्यक्ति को जमानत मिल जाती है और जहां उनका हित नहीं साधता वहां जमानत नहीं होती। इसके अलावा कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कल कैमरे पर सफाई आई थी, आज सामने से रिहाई आई है। किसानों से विश्वासघात नहीं, सहयोग है। ये राजा के किए अत्याचारों का योग है, मगर जनता भी कर रही प्रयोग है। सही मौके का करना उपयोग है। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को कासगंज पहुंच रहे हैं, जहां वो यहां पर एक पटियाली विधानसभा सीट पर दरियागंज में रोड पर चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले 1969 में इंदिरा गांधी यहां पर पहुंची थी और कासगंज की पटियाली सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प देखने को मिला है। इसी धरती पर मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। पीएम मोदी यहां उनकी जमीन को नमन करेंगे और फिर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित भी नजर आए। कासगंज में रैली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास के जिलों के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पटियाली में रैली के जरिए पीएम मोदी एटा, कासगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों को प्रभावित करके राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 11 जिलों की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और मतदान सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक जारी रहेंगे। कोरोना के चलते ही वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील यहां बताई गई हैं। ये सीटें खौरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बाहा, छाता और मथुरा, सरधना, मेरठ शहर, छपरौली, बड़ौत, बागपत और कैराना सीटें हैं। पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। इसी बीच आपको बताते चलें कि पहले चरण के चुनाव के अनुसार वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ रही। मेरठ में 55.70% लोगों ने वोट कर दिए हैं। शामली में 61.78%, मथुरा में 58.52%, बुलंदशहर में 60.52% और मुजफ्फरनगर में 60% के आसपास लोगों ने वोट किए हैं। बागपत के आंकड़े देखें तो 61.30%, हापुड़ में 60.50% और आगरा में वोट किए गए हैं। मेरठ के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं 55.7%, गौतम बुद्ध नगर में 53.48%, गाजियाबाद में 55.31% और इसी के साथ ही पहले चरण के चुनाव का वोटिंग प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। लगातार वोटिंग की गई सुबह 7 बजे से और अब वोटिंग सेंटर पर वोटिंग बंद की जा चुकी है। और आपको बताते चलें कि ईवीएम को लेकर भी तमाम सुरक्षा इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। ये इस वक्त आपको जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं शाम 5 बजे तक के हैं और अब से कुछ ही देर में नए आंकड़े जारी हो जाएंगे। 6 बजे तक के लिए वोटिंग प्रतिशत, जो कुल वोटिंग प्रतिशत है वो सामने होगा। लेकिन अब तक आपको दिखा दें, पहले चरण के चुनाव में 5 बजे तक
कुल कितने वोट किए गए। बागपत सीट से अगर देखें तो 61.30% वोटिंग हुई, हापुड़ में 60.50%, आगरा में 56.32% वोटिंग हुई, गौतम बुद्ध नगर में 53.48%, गाजियाबाद में 55.31%, अलीगढ़ में 57.23% वोटिंग शाम 5 बजे तक की जा चुकी है। शामली में 61.78, मथुरा में 58.52 और बुलंदशहर में भी वोटिंग की जा चुकी है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे RN।